यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 यहाँ पर जो है ये इंग्लिश के यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसके MCQs देख रहे थे, ठीक है। क्या जितने MCQs यहाँ पर हमने देखे थे पार्ट 1 और जो टॉपिक 1 था उसके हम लोग देख चुके थे। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो देखो यहाँ पर जो टॉपिक 1 है आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से कर चुके थे। इसके पूरे यहाँ पर करीब 51 क्वेश्चन हमने कराए थे। तो यहाँ से करीब 51 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं और इससे बाहर तो नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे भी तो यहाँ पर जो मैगजीन अभी आएगी जो जिसमें से डिस्क्रिप्टिव वाला दिया होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो वहाँ से उससे मैं आपको समझाऊंगा और, ठीक है। बाकी यहाँ से हम लोग ने 51 क्वेश्चन टॉपिक 1 की किए। और यहाँ से टॉपिक जो 2 है, ये टॉपिक 2 आपका यहाँ से स्टार्ट है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 50 बनाए, 50 क्वेश्चन यहाँ से ही बनाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी आपका टॉपिक होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का यहाँ से 50 क्वेश्चन है, तो आपके यहाँ से 2 टॉपिक को मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे जितने आते जाएंगे टॉपिक, जितने भी टॉपिक होंगे उसको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन के आपके आसपास मैं रोज़ आपको यहाँ से कराऊंगा इनको ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 और यहाँ पर पार्ट 2, राइट। आते हैं क्वेश्चन से, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक क्वेश्चन को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य जो है ग्लोबल यहाँ पर गोल एडॉप्शन GGA के बारे में प्रगति को नजर रखने के लिए मापन ढांचे हैं उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है कॉप यहाँ पर 1 2 3, पहला है कॉप यहाँ पर जो 28 में अपनाया गया UE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट जो रेजिलियंस है, UE फ्रेमवर्क ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस GGA, इसके कार्यान्वयन और मापन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगा। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, सही बात है। यहाँ पर सेकेंड बात है समन जो होता है इसके विपरीत अनुकूलन एडॉप्शन की यहाँ पर जो प्रगति होती है इसको मापने के लिए मापने का कोई यहाँ पर एक सार्वभौमिक मीट्रिक या एकल संकेतक भी एक निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अत्यधिक स्थानीय और संदर्भ में विशिष्ट होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर यह अनुकूलन की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जहाँ समन होता है उसको CO2 उत्सर्जन की मात्रा जो होती है उसको टन में माप सकता है और वही अनुकूलन स्थानीय होता है, जैसे कि यहाँ पर गाँव में बाढ़ की सुरक्षा और दूसरे गाँव में सूखा प्राकृतिक खेती, तो उसके लिए यहाँ पर एक वैश्विक पैमाना नहीं होता है कोई। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी क्या है करेक्ट हो जाएंगी। आंसर क्या होगा पूछे में से कौन सा सही है, तो क्या होगा सी यहाँ से इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाकी देखो जो हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वाले मैगजीन आएगी उसको लेकर के यहाँ से और भी टॉपिक चीज़ों को देखेंगे कैसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन को कवर करते हैं अपने को। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से अनुकूलन वित्त एडॉप्शन फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित लक्ष्यों पर विचार करना है। COP 30 समझौते ने 2035 तक अनुकूलन वित्त को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो COP 26 ग्लासगो में 2025 में अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का आह्वान किया था। COP 30 जो 2025 में बेलेम ब्राज़ील में होना था, है ना, होना है जो हो भी चुका है और इसके लिए यहाँ पर वार्ताएं जारी है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में आधिकारिक लक्ष्य 2 गुना करने पर केंद्रित होगा, तो यहाँ से ये 3 गुना गलत हो जाएगा। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये बोला कि ये लक्ष्य केवल सरकारी अनुदान पब्लिक यहाँ पर जो ग्रांट्स है उस तक ही सीमित होगा, ठीक है। सेकेंड बात भी गलत क्योंकि यहाँ पर अनुकूलन वित्त में केवल सरकारी अनुदान शामिल नहीं होता है, इसमें यहाँ पर बहुपक्षीय जो विकास बैंक है MDB, ठीक है, और यहाँ पर निजी निवेश और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फंड जैसे कि यहाँ पर ग्रीन क्लाइमेट फंड उसकी भूमिका अनिवार्य होती है। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा दूसरे का डी यहाँ से करेक्ट है, कोई यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है स्केलिंग JRE कोलेशन के संबंध में विचार करना है। इस टाइप का क्वेश्चन डेट का जो है UPSC पहले प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से ये बोला इसमें किस पर विचार करना है, तो ये बोला है कि यह गठबंधन विशेष रूप से व्यक्तिगत वन परियोजनाओं के बजाय संपूर्ण क्षेत्राधिकार पर आधारित वन जो कार्बन क्रेडिट को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य छोटी छोटी जो व्यक्तिगत परियोजना है उसके बजाय पूरे राज्य क्षेत्र में स्तर पर जो वनों की कटाई को रोकना और इसके लीकेज या जगह जगह जंगल को बचाना और दूसरी जगह को काटना, समस्या को कम करना, ठीक है। तो ये बात सही है। सेकेंड बात है इसे विशेष रूप से विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के हेतु विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्थापित किया गया है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर वन संरक्षण जो है उसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए इसमें प्रमुख वैश्विक संगठन और निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। ये बात गलत होगा। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से पूछा सही कौन सा, तो एक यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन के लिए मापन ढांचे जो है उसके संबंध में विचार करना है। COP 28 में अपनाए गए UE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट जो रेजिलियंस है इसमें जल स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र जैसे क्षेत्रों के लिए 2030 तक समय की जो सीमा है इसके साथ विशिष्ट विषयगत लक्ष्य हैं उसको निर्धारित किए गए इसमें। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड
इस ढांचे के तहत यूएई यहाँ पर जो ब्लिम वर्क प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य उन संकेतक इंडिकेटर्स को विकसित करना है जिनका उपयोग वैश्विक स्तर पर अनुकूलन प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इनका जो संकेतक होगा या इनका जो किसी उद्देश्य से शुरू किया गया कि यहाँ पर यह मापा जाना कि यहाँ पर दुनिया वास्तव में कितनी अनुकूलित हो रही है, इसको देखने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात पूछ सकता है, तो दोनों बातें यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो मैंने ज़्यादा स्टेटमेंट इसलिए यूज कर लिया कि कहीं से क्वेश्चन घुमा देगा। अगर यहाँ से कॉप इस वायरस से जैसे ग्लोबल ऑफ एडॉप्शन है, यहाँ से क्वेश्चन अगर घुमाएगा, इतनी चीज़ आप अगर पढ़ लोगे दोनों क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, तो यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा इस टॉपिक से, ठीक है, क्योंकि जितना भी था मैंने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में कवर कर दिया है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली, अच्छा पहला करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है ना, दोनों सही है। आंसर यहाँ से चौथे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 FINI जो है, जो ये पहल है, इसके बारे में संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। फॉस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इंप्लीमेंटेशन पहल के संबंध में विचार करना है। ये पहल मुख्य रूप से विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है उसके वित्त योग्य परियोजनाओं को बदलने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। पहली बात, पांचवें का पहला करेक्ट है। सेकंड, जैसे कि यहाँ पर परियोजनाओं में, जैसे कि यहाँ पर सौर पार्क है ना, या तटीय सुरक्षा परियोजना है, वो सब इसमें बदलने में मदद करेगा, तो पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा विशेष रूप से निम्न आय वाले देशों के डिजिटली भुगतान, जो डिजिटली बुनियादी ढांचे उसके विकास के लिए शुरू किया गया। सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इसके डिजिटल बुनियादी के ढांचे के लिए नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर जो जलवायु वित्त है, क्लाइमेट फिनांस है, इसके यहाँ पर धरातल पर उतारने की एक पहल है, जो यहाँ पर मुख्य रूप से कॉप प्रेसिडेंस के सहयोग से चलती है। ओनली वन यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर क्या है? पूछे कौन सा सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कोलिशन ऑन कंप्लायंस कार्बन मार्केट्स के बारे में विचार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर विभिन्न देशों के अनिवार्य कार्बन बाजारों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और उनके कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र में एकरूपता लाना। पहली बात यहाँ से क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये गठबंधन विशेष रूप से स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करने के लिए ग्रीन पीस द्वारा संचालित एक गैर सरकारी पहल होगी। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ग्रीन पीस की पहल है, और ये मुख्य रूप से अंतर सरकारी सहयोग से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्यान्वित और प्रेरित है। तो ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है? यहाँ पर ग्रीन पीस की एक पहल है, ना कि स्वैच्छिक कार्बन बाजार की के लिए, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? छठे का एक बात यहाँ से भी करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7वां यहाँ से है, इसमें बोला क्लाइमेट एंड हेल्थ फंड्स कोलिएशन के संबंध में विचार करना है। ये परोपकारी संस्थाओं का एक समूह जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर चुनौतियां होती हैं उसे निपटने के लिए वित्तीय सहायता जुटाना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसे विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य के बीच यहाँ पर अनिवार्य स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स को लागू करने के लिए नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। ये बात गलत होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पहल है ब्रेक थ्रू एजेंडा, ठीक है। कौन सा? ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है उसको लेकर के कृषि का स्तंभ का हिस्सा है, जिसे यहाँ पर COP26 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल कृषि को खाद्य प्रणाली से सस्ता और सुलभ बनाना था। तो यह बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर एक। क्वेश्चन 8वां, फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू के बारे में विचार करना है। ये पहल के तहत वर्ष 2025 तक विकासशील देशों में भोजन की बर्बादी को पूरी तरह से समाप्त करना, जीरो फूड वेस्ट का कानून लक्ष्य रखा गया है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर 2025 तक भोजन की बर्बादी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य न तो व्यवहारिक है और न ही यहाँ पर ऐसा कोई कानूनी लक्ष्य रखा गया। वैश्विक लक्ष्य यहाँ पर जो SDG 12.3 है, 2030 तक की प्रगति के लिए खाद्य अपशिष्ट को आधा करना है। ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, यह पहल ब्रेक थ्रू एजेंडा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतर सरकारी सहयोग के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों को सृजन को कम करना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर मतलब यहाँ पे कम करना, और इसका उद्देश्य होगा कि जलवायु जो अनुकूल है उसके कृषि और खाद्य प्रणालियों को सस्ता और सुलभ भी बनाना, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से 8वें का सही है। क्वेश्चन 9 है, एराइस यहाँ पर जो पहल है उसके बारे में विचार करना है। फुल फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हो इसको। तो देखो इसके बारे में देखते हैं। ये पहल यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, इसमें यहाँ से पहला स्टेटमेंट है इसका, ये बोल रहा है ये पहल मुख्य रूप से निजी क्षेत्र जो है प्राइवेट सेक्टर को आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण है उसकी कार्यों को शामिल करने के लिए लचीले बुनियादी ढांचे पर निवेश को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। पहला 9 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है
इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के लिए संचालित किया जा रहा है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपदा लचीला बुनियादी ढांचा बनाने के लिए यहाँ पर निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता है, उसका यहाँ पर वित्त का उपयोग करता है। दोनों बातें यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा। 9वीं का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर है, भारत की पंचामृत घोषणा, पंचामृत डिक्लेरेशन के बारे में COP26 में प्रस्तुत किया गया था और यहाँ पर इसके बारे में कौन सा लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किया जाना है, इन चारों में से आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर। एक तो यहाँ पर कुल जो अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसको 1 अरब टन की कमी करना, पहली बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, जीवाश्म यहाँ पर गैर जीवाश्म ऊर्जा की यहाँ पर जो क्षमता है ये 500 गीगावाट तक बढ़ाना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है 2030 तक, ठीक है। और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना, ये 2005 के स्तर पर जो है, ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से तीनों बात करेक्ट है, सभी यहाँ से डी। क्वेश्चन 11, भारत में हरित ऋण ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां इसके पात्र होंगी। पहला तो यहाँ पर होगा, इसमें जो 11 नंबर है इसका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वृक्षारोपण बोला है, ठीक है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, सतत कृषि, राइट। तो जिसमें से यहाँ पर जो 11 नंबर है इसमें पहला यहाँ से सही हो जाएगा वृक्षारोपण, दूसरा यहाँ पे जल यू है संरक्षण, ये भी आपका करेक्ट है, तीसरा है सतत कृषि, ये भी सही होगा, और चौथा वायु प्रदूषण में कमी, ये भी सही है, और पांचवा मैंग्रोव संरक्षण की बहाली, राइट, ये भी सही है, और छठा सतत भवन के बुनियादी ढांचा, ये भी करेक्ट है। तो सभी यहाँ पे क्या है, करेक्ट होंगे। जो यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट जो ऋण है या हरित ऋण है उसको उत्पन्न करने के लिए गतिविधियों के पात्र होंगे, ठीक है। भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है उसके तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 8 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई। इसमें से यहाँ पर ये सभी शामिल हैं, इसमें 6 यहाँ शामिल है और यहाँ पर 2 हैं, जैसे कि यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन और यहाँ पर दूसरा इको मार्क, ये आप 2 और ऐड कर सकते हो, उसमें टोटल 8 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से सी का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, हरित ऋण कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय कार्यों के लिए प्रोत्साहन को प्रदान करना। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट 12वें का करेक्ट है। दूसरा, जल प्रबंधन और इस कार्यक्रम के तहत एक पात्र गतिविधि होगी, ये बात करेक्ट है। तीसरा, ये इको मार्क लेबल का विकास इस योजना का हिस्सा नहीं होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इको मार्क लेबल का विकास और प्रशासन वास्तव में इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, 2 बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा आंसर 12वें का। 1 और 2, हाँ ठीक है, 1 और 2 करेक्ट है और तीसरा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। 13 नंबर है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता, उसके बारे में लक्ष्य 2025 है, देखते हैं इसको। इसमें बोले ग्रीन हाउस उत्सर्जन तीव्रता GEI नियम लक्ष्य 2025 के संबंध में विचार करना है। नियम 400 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तावित करते हैं। पहली बात 13 का पहला करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 400 से अधिक यहाँ पर बड़ी औद्योगिक इकाई, जैसे कि मान सकते हो स्टील, ठीक है, सीमेंट, ऊर्जा, ये सब यहाँ पर हो सकती है, अनिवार्य करना लागू होगा इसमें। सेकेंड बात है, GEI जो है इसके उत्सर्जन प्रति इकाई आउटपुट उत्पाद मापता है जो कार्बन दक्षता को दर्शाएगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या कंपनी तकनीकी दक्षता को दर्शाएगा, न कि केवल कुल उत्पादन को, है ना। और यहाँ पर ये अर्थ होगा इसका कि प्रति इकाई उत्पादन होने वाला ऊर्जा जो उत्सर्जन होता है उसको बताएगा, तो ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, गैर अनुपालन की स्थिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है। आंसर इससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से डी, सभी करेक्ट है, डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के गैर अनुपालन को यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत निपटाया जाता है। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जो है उसके नियम मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत यहाँ पर बनाए गए थे और कार्बन क्रेडिट जो स्कीम है इससे जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापक स्तर पर प्रदूषण और उत्सर्जन मानकों पर उल्लंघन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक विशिष्ट और विनियमित दंड किया जाता है, दंडित किया जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ से हाल ही संशोधन में भी केंद्र सरकार ने जो उत्सर्जन मानक थे उनको लागू करने के लिए इस अधिनियम पर आधार बनाया था। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 15 नंबर में 15। क्वेश्चन 15 है, भारत में ग्रीन हाउस उत्सर्जन
भारत के चौथे जो द्विवार्षिक अपडेट है, फोर्थ यहाँ पर जो बेनियल अपडेट है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर देख रखी है, देखते हैं। BOR4, ठीक है। तो इसमें बोला है, पहला, भारत में क्षेत्रवार उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सा सबसे अधिक है, उसके बाद कृषि का स्थान आता है। पहली बात 15 का पहला आंसर करेक्ट है। सेकंड, गैसों के आधार पर उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड 80.53% का हिस्सा सबसे अधिक है और मीथेन का 13.32 सब दूसरे स्थान पर होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा आपका सी। हाँ, सी यहाँ से करेक्ट है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर है, कार्बन बाजार है, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है, कार्बन बाजार ऐसी यहाँ पर व्यापार प्रणाली जिसमें यहाँ पर कार्बन क्रेडिट बेचे और खरीदे जाते हैं, जहाँ एक कार्बन क्रेडिट 100 किलोग्राम CO2 उत्सर्जन के बराबर होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिट है, एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1 टन या बोल सकते हो 1000 किलोग्राम CO2 उसके बराबर की अन्य ग्रीन हाउस गैस होता है, ना कि यहाँ पर 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, कंपनियां या व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजारों के उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड बात करेक्ट, पहली गलत थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन बाजार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो संस्थाएं हैं उसके उत्सर्जन को सीधे कम नहीं कर पा रही है और वे उनकी संस्थाओं के क्रेडिट खरीद सकते हैं जिन्होंने उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोजेक्ट जैसे कि सौर ऊर्जा, वृक्षारोपण वो सब लगाए, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 16 का पूछा क्या है? पूछा कौन सा सही है? केवल 2। 17 नंबर है 17, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के बारे में विचार करना है। इस कार्यक्रम का अनावरण दिसंबर 2023 में COP28 में प्रधानमंत्री जो है उसके द्वारा किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड है, इस कार्यक्रम के तहत पहचाने गए प्रत्येक भूमि का पार्सल का आकार कम से कम 10 हेक्टेयर होना चाहिए। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हाल ही दिशा निर्देश थे उसके अनुसार वृक्षारोपण के लिए पहचाने गए यहाँ पर भूमि पार्सल इसका आकार कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए, ना कि 10 हेक्टेयर। ओनली 1 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के मुख्य विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। क्रेडिट का व्यापार एक घरेलू मंच पर किया जा सकता है। पहली बात क्या होगा? 18 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट का व्यापार है इसको करने के लिए यहाँ पर समर्पित घरेलू ट्रेडिंग व्यापार जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए स्थापित किया जा रहा था, और जहाँ ग्रीन क्रेडिट जो है उसको बेचा और खरीदा जा सकेगा। पहला सही है। सेकेंड, कंपनियों ने इन क्रेडिट को अपने ESG खुलासे में शामिल नहीं कर सकती है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इन कंपनियों को ग्रीन क्रेडिट का उपयोग जो है इसमें लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके खुलासे में निश्चित रूप से कर सकती है और उनके लिए यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पर ये बात क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 18 का गलत पूछा है तो बी है ना, बी यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन 19 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 19 है, क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग तंत्र है उसके बीच अंतर संबंध के बीच में विचार करना है। क्योटो प्रोटोकॉल में भागीदार केवल विकसित देश एनेक्स फर्स्ट तक ही सीमित थी, जबकि यहाँ पर पेरिस समझौता अनुच्छेद 6 सभी देशों को शामिल करता है। 19 का क्या होगा? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत CDM परियोजनाओं से प्राप्त आय का एक हिस्सा अनुकूलन कोष है या एडॉप्शन फंड को निर्देशित दिया जाता है या किया जाता है। इसके यहाँ पर पेरिस समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 है उसके तहत भी प्रावधान किया गया है कि कार्बन क्रेडिट से होने वाली जो आय है इसका एक हिस्सा शेयर ऑफ प्रोसीड्स जो विकास देशों की मदद के लिए अनुकूलन कोष जो होता है एडॉप्शन फंड में जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं, पेरिस समझौता विरासत क्रेडिट जो यहाँ पर क्रेडिट हेड्स का उसका उपयोग को लेकर के प्रतिबंधित करता है और ये केवल 2013 के बाद की क्रेडिट की अनुमति देता है, ठीक है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल ने पुराने क्रेडिट उपयोग को अनुमति दी थी। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस समझौते के तहत पुराने जो CDM था उसकी क्रेडिट 2013 से पहले के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे ताकि कार्बन बाजार की गुणवत्ता बनी रहे। 1 और 3 यहाँ से सही है। आंसर 19 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 20 नंबर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में विचार करना है। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने के लिए एक विश्व स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। पहली बात 20 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, भारत ने 1987 में इस प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पर भारत ने इसकी पुष्टि 1992 में की थी।
इसे वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। तीसरी बात आंसर करेक्ट है, यह प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 के तहत यहाँ पर क्रियान्वयन एक तंत्र के रूप में काम करेगा। ओनली 1-3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 20 का 1-3 बी नंबर से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है, किगाली संशोधन के जो हाल ही में यहाँ पर समाचारों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना। राइट, बी आंसर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के संबंध में विचार करना है। वे गैर ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं लेकिन शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हैं। पहला 22 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर HFC होते हैं इसमें क्लोरीन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्लोरीन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो ये बात करेक्ट। सेकेंड, वे मुख्य रूप से शीतलन और प्रशीतन के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक गैसों का एक समूह होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, जैसे इसका उपयोग एयर कंडीशनर, AC, रेफ्रिजरेटर होता है, इंसुलेटर, फोम, शीतलक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, वे CO2 की तुलना में ग्रह को काफ़ी गर्म करते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर HFC वास्तव में CO2 की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। वे वातावरण में CO2 के मुकाबले बहुत कम मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन गर्मी सोखने में इसकी क्षमता अत्यधिक होती है। आंसर क्या होगा? ओनली 1-2 करेक्ट है, और तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। 1-2 करेक्ट है तो सी आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ बातें याद रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो वियना कन्वेंशन है ओजोन संरक्षण के लिए तैयार किया गया था 1985 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ये किसके लिए? ओजोन क्षयकारी पदार्थ CFC इसको हटाने के लिए। और यहाँ पर किगाली संशोधन HFC का ग्रीन हाउस जो गैस है उसको कम करना 2016। तो ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो आप साइड में। इसलिए बोलता हूँ A4 पेपर लेके रखो, और ये कुछ टॉपिक जो पॉइंट है, जो की पॉइंट बताता चल रहा हूँ, वो सब नोट करते चलो उनको। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 23 में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, उसके बारे में विचार करना। देखते हैं इसको। इंटरनेशनल जो यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें बोला इसके नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य 2050 तक या उसके आसपास शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन प्राप्त करना होगा। पहली बात 23 का पहला करेक्ट है। दूसरा, यह ढांचा मार्पोल कन्वेंशन के अनुसार अनुलग्नक 6 एनेक्स में शामिल किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है, ये दुनिया का पहला ऐसा ढांचा है जो पूरे उद्योग में क्षेत्र में अनिवार्य उत्सर्जन सीमा को ग्रीन हाउस गैस है उसके मूल निर्धारण को जोड़ेगा। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 23 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार न्यूज़ में था IMO। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है UPSC एग्जाम में, कि मैंने यहाँ पर जो MCQs आपको कराए थे करंट अफेयर्स के, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, स्टैटिक में भी कुछ इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पर देखने को मिला है, तो इसको पढ़ना है, और जितने भी मैंने कराया चीज़ें उतनी आपको चीज़ें फॉलो करना है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से नहीं आपकी छूटेंगी, है ना। 24 है, नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग के तहत निम्नलिखित में से प्रावधान कौन सा शामिल है इसमें? देखते हैं। पहला बोला है ग्लोबल फ्यूल स्टैंडर्ड, जहाज़ों को समय के साथ साथ अपने जो वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन क्षमता है, तीव्रता है, इसको यहाँ पर कम करना होगा। पहली बात यहाँ से 24 का करेक्ट है। सेकंड, ग्लोबल इकोनॉमिक जो मेजर है, इसमें GFI की सीमा को अधिक वाले जहाज़ों की उपचारात्मक इकाइयाँ खरीदनी होंगी। ये भी क्या होगा? नेट जीरो फ्रेमवर्क जो ग्लोबल शिपिंग है उसके तहत यहाँ पर इसका प्रावधान में शामिल की जाएगी। तीसरी बात है IMO नेट जीरो फंड जो है, इसके उत्सर्जन से मूल निर्धारण योगदान जो यहाँ पर प्राइसिंग कंट्रीब्यूटर्स हैं, इसके एकत्र करने के लिए एक फंड स्थापित किया जाएगा। ये भी यहाँ पर इसमें नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग के तहत प्रावधान शामिल है। तो आप लिख सकते हो ऐसे करके कि यहाँ पर नेट जीरो फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल शिपिंग के तहत शामिल प्रावधान 1, 2, 3 तीनों पॉइंट ऐसे करके, इनमें से एक पॉइंट से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ से 1 लाइन से भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पर ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक मेजर है, ये इसकी सीमा से कम जहाज को प्राथमिक जो इकाइयों से खरीदने की मदद करेगा, है ना। ऐसे करके कुछ देगा, यहाँ से अधिक जिसको कम कर देगा, है ना। उपचारात्मक को लेकर दे देगा कि यहाँ पर उपचारात्मक नहीं कर सकते बल्कि इन पे काम करने के लिए होगा। ऐसे करके घुमा सकता है क्वेश्चन। तो मैंने जो बात बताई वो बात आपको पकड़नी है, उस बात से ही लेकर क्वेश्चन को घुमाएगा वो, है ना। आते हैं क्वेश्चन को 25 नंबर में। 24 का क्या होगा? 24 का मैंने बताया आपको, 24 का आंसर सभी करेक्ट है डी। 25 है,
वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर है, उसमें उत्सर्जन में शिपिंग क्षेत्र का लगभग कितना % योगदान देता है? आंसर हो जाएगा 25 का बी, 3% यहाँ से इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक बाजार का लगभग 80% हिस्सा जो है, 80% हिस्सा समुद्र द्वारा होता है। वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग का योगदान लगभग 2.89 से 3% के बीच है। ठीक है, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से इसमें बोले कार्बन यूटिलाइजेशन के CO2 टू प्रोडक्ट्स पाथवे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं बनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये यूरिया बोला है ना, पॉलीकार्बोनेट्स, प्लास्टिक, मेथनॉल, उच्च शुद्धता वाली CO2 खाद्य प्रसंस्करण के लिए। आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर यहाँ से उच्च शुद्धता वाली CO2 खाद्य प्रसंस्करण के लिए, यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओशियन फर्टिलाइजेशन की तकनीकी जो है उसमें फाइटो प्लैंकटन की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्र में कार्बन के भंडारण सुविधा के लिए कौन से यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिला जाते हैं? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर फास्फोरस, नाइट्रोजन यहाँ पर मिले जाएंगे। सी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें फाइटोप्लैंकटन की मात्रा बढ़ती है और इसमें सूक्ष्म पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण CO2 सोखते हैं और यहाँ पर जब ये मर जाते हैं तो उसमें समुद्र में तल में जमा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर कार्बन सिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये बात कुछ याद रखनी है इसके। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्बन कैप्चर तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात यहाँ से ये बोल रहा है डायरेक्ट एयर कैप्चर तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक संयंत्रों को निकलने वाली जो उच्च सांद्रता वाली CO2 है उसको गैसों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। पहली बात 28 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए CO2 का उपयोग केवल शुद्धिकरण या CO2 प्रोडक्ट्स हैं उसके पाथवे का हिस्सा नहीं मानते हैं, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है औद्योगिक जो स्रोत हैं जैसे सीमेंट संयंत्र, इससे कार्बन कैप्चर करने के लिए या कार्बन कैप्चर करने के जो सॉल्वेंट्स एब्जॉर्वेशन जैसी प्रौद्योगिकियां उसका उपयोग किया जा सकता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया और यहाँ पर यूरिया नहीं है, हाँ इसमें यहाँ पर जैसे कि सीमेंट और यहाँ पर जो ऊर्जा है इसमें यहाँ पर संयंत्रों में सॉल्वेंट जो एब्जॉर्वेशन होते हैं जैसे कि यहाँ पर एमाइन सॉल्वेंट्स का उपयोग करके सबसे प्रचलित तकनीक यहाँ पर बताई जाती है इसके यहाँ पर उपयोग करने के लिए। तो दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर क्या होगा पहले गलत है और दूसरा आंसर सही है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है केवल दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, कार्बन यूटिलाइजेशन पाथवे के संबंध में विचार करना। उच्च शुद्धता वाली CO2 का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण और यहाँ पर चिकित्सा अनुप्रयोग में किया जाता है जो CO2 प्रोडक्ट्स पाथवे का हिस्सा है। पहला 21 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका हिस्सा नहीं माना जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है यूरिया का उत्पादन और पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाना CO2 टू प्रोडक्ट श्रेणी में आएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूरिया और प्लास्टिक निर्माण में CO2 का निर्माण या CO2 का रासायनिक रूप से बदल जाना यहाँ पर शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर ये CO2 टू प्रोडक्ट श्रेणी में आएगा। ओनली टू करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत है इसकी भी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 29 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, महासागर आधारित CCUS आधारित तकनीकों पर विचार करना है। देखते हैं 30 को। ये बोल रहा है कि ओशियन फर्टिलाइजेशन में CO2 और शोषण के तेज करने के लिए समुद्र के जो पानी होता है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे पिघले हुए खनिजों को मिलाया जाता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर खनिज कैल्शियम या मैग्नीशियम को मिलाना ओशियन जो अल्कलिनिटी है उसके एनहांसमेंट कहलाएगा, न कि यहाँ पर इसके जो ओशियन फर्टिलाइजेशन में इसका शोषण को तेज करने के लिए, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है ओशियन एल्कलिनिटी एनहांसमेंट तकनीकी फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि को बढ़ावा के लिए यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन का उपयोग करेगा। ये भी बात यहाँ से क्या होगी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस का उपयोग ओशियन फर्टिलाइजेशन में करेगा, है ना कि इसमें। इसका इसमें आ गया आंसर, इसका इसमें आ गया। ठीक है, दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत है। आंसर 30 का डी। 31 है मीथेन उत्सर्जन के संबंध में विचार करना। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन की स्थापना 2012 में हुई थी। पहली बात 31 का यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर CCAC की स्थापना 2012 में अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण को कम करने के लिए की गई थी। सेकेंड बात है भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक होगा। भारत का स्थान प्रमुख उत्सर्जकों में से है, लेकिन वह शीर्ष पर नहीं है। ठीक है, याद रखना है, की पॉइंट इसके याद रखने हैं। ठीक है, मीथेन 20 साल की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में
80 गुना अधिक शक्तिशाली है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 3 सही है। 31 का आंसर सी। 32 हाल ही में किस ग्लेशियर को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, जो यहाँ पर 1970 के दशक में 66% तक सिकुड़ गया था। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर आयोलोको ग्लेशियर, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ग्लेशियर को हाल ही में यहाँ पर आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया, जो वैज्ञानिकों ने वहाँ पट्टिका जो है वो भी लगाई थी, ताकि यहाँ पर आने वाली जो पीढ़ी है उसमें जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने में सचेत किया जा सके। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमनद ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम के बारे में सही होगा। आंसर हो जाएगा, एक तो पिघलते ग्लेशियर के कारण वैश्विक वृद्धि, समुद्र वृद्धि में समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, पहली बात यहाँ से सही होगा। सेकंड बात है, कम ग्लेशियर का एल्बिडो प्रभाव कम होता है और इसलिए यहाँ पर गर्मी का अवशोषण से बढ़ेगी, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, और ये सफ़ेद बर्फ होने के कारण अधिक परिवर्तन करती है और बर्फ फटने पर गहरे रंग की चट्टानें पानी को अधिक सोखते हैं, दोनों बातें सही है। तीसरा, पृथ्वी के 3/4 से अधिक मीठे पानी का भंडारण ग्लेशियर से होता है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 2/3 भाग, कितना 2/3 भाग लगभग मान सकते हो 68.7, लगभग 68 या 69% मान सकते हो, इसका हिस्सा ग्लेशियर की बर्फ की चादरों में जमा होता, ना कि 3/4। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 33 का ए सही हो जाएगा। 34 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर संरक्षण के लिए हाल ही में पहल के संबंध में विचार करना है। 34 में देखते हैं, पहला बोला है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, 21 मार्च को प्रतिवर्ष ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह मनाया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ताकि लोगों को महत्व के प्रति यहाँ पर जो लोगों को जागरूकता हो और इसका महत्व पता चले और जागरूकता इनकी बढ़ाई जा सके, दोनों बात सही है। क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए दशक 2025 से 34 तक ये घोषित किया गया, तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें सही है। आंसर डी 34 का। 35 है, भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखो, ये विश्व के मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, उसमें यहाँ पर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच GAW कार्यक्रम से संबद्ध होगा। ठीक है, ये भारत का स्टेशन स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क का हिस्सा है इसका, ये GAW का नेटवर्क का हिस्सा है, मतलब ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच इसका हिस्सा है, जो वायुमंडल के ग्रीन हाउस गैसों की सघनता और बल्कि कार्बन की वैश्विक स्तर की निगरानी करता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पहचान को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा 35 का बी बात यहाँ से सही है। ठीक है, याद रखना है, एक्स्ट्रा बातें जो बताई आपको। 36 है, 36 बोले भारत के लिए नए जो यहाँ पर अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है मैत्री 2 के संबंध में विचार करना है। ये भारत का तीसरा अनुसंधान आधार होगा, जिसके जनवरी 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। पहला 36 का पहले यहाँ से सही है। सेकंड, इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर और पवन का उपयोग करके संचालित एक हरित अनुसंधान आधार पर स्थापित किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित होगा, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अंटार्कटिका पूर्वी क्षेत्र है, जैसे कि सिरमाकर ओएसिस में स्थित होगा और यह वर्तमान में मैत्री स्टेशन पर स्थित है। यहाँ पर तीनों बातें सही है। 36 का आंसर डी। 37 है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में विचार करना है। GRI एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था है, जो दुनिया भर के सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले स्थिरता रिपोर्ट की ढांचे को निर्धारित करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसने इंटीग्रिटी मेटर्स चेकलिस्ट लॉन्च की, जो पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित एक ढांचा है, और ताकि कारपोरेट जलवायु प्रकटीकरण को संयुक्त राष्ट्र नेट 0 का जो मानक होते हैं उसके साथ संरेखित किया जा सके, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, GRI मानक संगठनों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट करने के लिए सक्षम बनाते हैं और यहाँ पर 1-2 भाग प्रणाली का पालन करने के लिए, जिससे यहाँ पर सार्वभौमिक विषय को शामिल करते हैं। तीनों बात यहाँ पर GRI के बारे में सही है। आप लिख सकते हो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में, तीनों पॉइंट नोट कर सकते हो, उनके की पॉइंट बीच से निकाल के भी। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। देख लेता हूँ डी होगा, हाँ डी। अच्छा पूछा, यहाँ देखो पूछा है तीनों करेक्ट है, लेकिन पूछा क्या यहाँ पर, ये पूछा कौन सा गलत है ना, तो कोई गलत नहीं है, ये आंसर होगा। गलत कौन सा, कोई गलत नहीं, क्योंकि सभी सही है। ठीक है, याद रखना है, स्टेटमेंट पहले देखना है क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे आंसर को टिक करना है। 38 है, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको।
ये 2050 तक नेट जीरो अर्थव्यवस्था में संक्रमण का और समर्थन करने के उद्देश्य से 2021 में विश्व बैंक की पहल के तहत स्थापित किया गया था। पहला 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना यूएनईपी जो एफआई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्तीय पहल है, उसके तहत की गई थी, ना कि विश्व बैंक की पहल है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, इसका उद्देश्य यहाँ पर बैंकों को अपने ऋण के निवेश का कार्बन फुटप्रिंट कम करना के लिए प्रोत्साहित करना था। सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, ऐसे कई सदस्य बैंकों द्वारा नए सिरे से प्रतिबद्धता के बाद मजबूत किया गया है। तीसरी बात भी करें, क्योंकि हाल ही में इसके दिशा निर्देश और यहाँ पर सख्त इसको किया गया था ताकि यहाँ पर बैंक अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से लागू करे। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, पहली बात गलत है। तो पूछा क्या इसमें, कौन सा सही है ना। तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया, लेकिन आपको याद रखना है आपको क्या कौन कौन सही है। अच्छा, डी भी दे रखा है ना, डी में बोल रखा है कि यहाँ पर ये वर्तमान में सबसे बड़ा वैश्विक बैंकिंग गठबंधन होगा। राइट, तो यहाँ से क्या होगा, जो डी नंबर की बात है, ये यहाँ पर ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 2 3 3 करेक्ट है, तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पूछा होगा कौन सा गलत है, ऐसा करके पूछा होगा, तो यहाँ से ए मान सकते हो, या फिर अपना देखो आपको ये बातें पता होनी चाहिए क्या है, कथन कुछ भी उससे मतलब नहीं है, मतलब कथन यहाँ से है ना, यहाँ पे पूछ लेता कौन सा गलत है, तो आपको गलत ये मानना होता, सही पूछता तो तीनों ये सही थे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए नेट जीरो जो अलायंस बैंक है, मतलब अलायंस है, उसके बारे में कौन सा सही है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हो। ठीक है, आते क्वेश्चन 39 में, यूएई कन्वेंशन जिसे यहाँ पर COP 28 2023 में अपनाया गया था, इसका मुख्य प्रावधान क्या है। आंसर हो जाएगा, इसके मुख्य प्रावधान है, एक तो पहला कि यहाँ पर ये पेरिस समझौते के तहत पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक को चिन्हित करेगा। ठीक है, सही है। दूसरा, यहाँ पर ये राष्ट्रों के जीवाश्म और ईंधन से पूरी तरह से बाहर निकलने का आग्रह करता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूएई जो कंसेशन है, इसमें जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से बाहर निकलने के बजाय जीवाश्म ईंधन से दूर जाने शब्द का उपयोग किया गया है, और ये पहली बार था जब COP परिणाम सीधे जीवाश्म ईंधन का उल्लेख किया गया यहाँ पर। तीसरी बात है, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को तिगुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। तीसरी बात से करेक्ट है, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बोले हाँ ठीक है, दोगुना करने के लक्ष्य करके ऊर्जा को तिगुना। देखो ये चीज आपको की पॉइंट याद रखना है, क्या बोला, ये 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना, ये घुमा सकता है, यहाँ पर बोल देगा इसको 2 गुना, इसको 3 गुना कर देगा, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया ये बात करेक्ट है। ठीक है, लेकिन आपको घुमा देगा वो बात मैं बता रहा हूँ, तो नोट करके पॉइंट लिखना है इसको, ये बात गलत थी, पहली बात सही है, तो 1 और 3 बात इसकी सही है, सही पूछा है तो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40, नासा की ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी है, उसके मिशन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। पहली बात है, पहला बोला है OCO है ना, OCO मतलब ऑर्बिटर ऑर्बिटिंग कार्बन ऑर्बिटरी है जो, उसके बारे में। 2, ये उपग्रह 2014 में लॉन्च किया गया था, और OCO3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक उपकरण के रूप में 2019 में प्रारंभ हुआ था या लॉन्च किया गया था। पहली बात क्या होगी, 40 का पहला करेक्ट है। सेकंड है, और ये दोनों क्या करेंगे, जो OCO2 और OCO3 ये दोनों CO2 की सघनता को मापेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा बना सकता है, OCO2 और OCO3 हाल में भी न्यूज़ में थे, ये क्या करेंगे, CO2 की सघनता को मापेंगे है ना, या बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग को करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा है, या जो हाल ही में भी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको करने के लिए, ऐसे कुछ करके घुमा के दे देगा, तो ये बात रखना है, OCO2 OCO3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, मिशन के प्रमुख जो निष्कर्ष है उससे पता चलता है कि अमेजन वर्षावन जितना CO2 अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक उत्सर्जित करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा देखते हैं तीसरा है या नहीं, तीसरा भी है, बोला है अमेरिकी प्रशासन ने इन मिशन को बंद करने के लिए योजना बनाई जो वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के लिए डेटा का एक प्रमुख स्रोत होती है। तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें एकदम सही है, आंसर 40 का डी करेक्ट है। 41 है, अमेजन यहाँ पर फेस परियोजना के बारे में विचार करना है, यह परियोजना ब्राजील में शुरू की गई थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका उद्देश्य यहाँ पर भविष्य के वातावरण का अनुकूलन करना और यह आकलन करना कि उष्णकटिबंधीय वन बढ़ते CO2 तापमान के हद तक अनुकूल कैसे ढलते हैं, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा है, यह मुख्य रूप से अमेजन वर्षावन में वनों की कटाई की दर की निगरानी केंद्रित होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह परियोजना वनों की कटाई निगरानी के लिए यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके पारिस्थितिक अनुसंधान है, उसके लिए यहाँ पर वन जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति कितने सहनशील होते हैं ये बताएगा। तो 1 2 सिर्फ करेक्ट है, 41 का आंसर ए यहाँ से, ए नहीं सी यहाँ से होगा है ना, 1 2 करेक्ट है, तो ध्यान रखना है
सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42 नंबर देखते हैं, जलवायु टिपिंग पॉइंट के बारे में विचार करना। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जलवायु टिपिंग पॉइंट। ये देखो ये कहाँ कहाँ पता है, ये आपको मैगजीन में था, जैसे कि डाउन टू अर्थ, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन तीनों में तो जो इंपॉर्टेंट मैगजीन है तीनों में था ये, है ना। और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर इसमें, और मैंने जो अपने क्वेश्चन कराए थे करंट अफेयर्स के वहाँ पर भी इसको जिक्र किया था, तो जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। देखो एक एक क्वेश्चन वहाँ पर सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा ये कि सेम क्वेश्चन हो, क्वेश्चन डिफरेंट होगा बिल्कुल, है ना। तो जहाँ जैसे चीज़ें आप कवर कर रहे हो, एक एक चीज़ मैंने आपको हर चीज़ कवर करा दी। और जो बचे हैं अभी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से वो सब कराऊंगा, ठीक है। आते हैं विचार करना इस पे, टिपिंग पॉइंट पे। ये बोला है कि ये एक प्रणाली ये एक प्रणाली है, इसमें महत्वपूर्ण सीमाएं जिसके यहाँ पर पार होने पर अक्सर अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से 42 की करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टिपिंग पॉइंट वे डेडलाइन है जहाँ पर छोटा सा जो बदलाव है पूरी प्रणाली में बड़ा और अपरिवर्तनीय परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। पहली बात सही है। दूसरा, अमेजन वर्षावन को मरना और ग्रीनलैंड बर्फ की चादरों का ढहना आईपीसीसी द्वारा पहचाने के संभावित टिपिंग पॉइंट होंगे। सेकंड पॉइंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अमेजन को सूखना, ग्रीनलैंड और यहाँ पर पश्चिमी अटलांटिक की बर्फ की चादरों का पिघलना और परमाफ्रॉस्ट या फर्माफ्रॉस्ट इसकी बर्फ का पिघलना, इसको लेकर के टिपिंग पॉइंट माने जाते हैं। दोनों बातें सही है। तीसरा, टिपिंग पॉइंट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, जिनका अर्थ है कि एक को पार करने से दूसरे को प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टिपिंग पॉइंट है ये आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें यहाँ पर कैस्केडिंग प्रभाव क्या बोलते हैं, जिसको कैस्केडिंग प्रभाव लिख देता हूँ, कैस्केडिंग, ठीक है, लिख सकते हो, कैस्केडिंग प्रभाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए आर्कटिक की बर्फ पिघलना से समुद्र गर्म होता है, जो यहाँ पर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से गति को और तेज कर देता है, ठीक है। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कैस्केडिंग, जहाँ पर प्रभाव किससे संबंधित है वो, ठीक है। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 42 का भी करेक्ट है। 43 है, आर्कटिक प्रवर्धन के बारे में विचार करना है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा घटना के लिए, प्रवर्तक बर्फ के पिघलने का कारण अल्बेडो, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से 43 के करेक्ट है। दूसरा, लैप्स दर जो होगी ये भी फीडबैक जो होगी, जिससे ग्रीन हाउस गैस के यहाँ पर सतह के पास अधिक गर्म होगी, जिससे क्या इसके लिए आवर्तिक जो प्रवर्धन है उसके लिए कारक के लिए जिम्मेदार होगी। तीसरी बात है, जलवाष्प ट्रिपल प्रभाव, ये भी यहाँ पर क्या होगा, आर्कटिक प्रवर्धन के लिए घटना की जिम्मेदार होगी। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो वायुमंडल है ताप परिवहन, ये भी क्या होगी, आर्कटिक प्रवर्धन की घटना के लिए जिम्मेदार होगी। तो तभी सभी यहाँ पर क्या होंगे, जो आर्कटिक प्रबंधन है, जो आर्कटिक यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन है, इसी घटना के लिए उत्तरदायी यहाँ पर हो सकते हैं चारों ये, ठीक है। लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बना के ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सभी चारों करेक्ट हैं, डी होगा आंसर। 44 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम, इसके बारे में। यूएनईपी की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद हुई थी, पहली बात। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। सेकंड, ये पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य योगदान में से वित्त पोषित है। सेकंड बात, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूएनईपी पूरी तरह से अनिवार्य योगदान पर निर्भर नहीं है। इसका 90% से अधिक वित्त पोषण स्वैच्छिक योगदान है, एनवायरमेंटल फंड से आता है, ठीक है। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात भी यहाँ पर दे रखी होगी शायद, हाँ। तीसरा, ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी की सचिवालय की मेजबानी करता है। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा करेक्ट है और पहला सही था, क्योंकि पहला सही था क्योंकि 5 जून 1972 को इसकी स्थापना के बाद हुआ था, ठीक है। और दूसरा इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ पर ये पूरी तरह से इस पर नहीं डिपेंड है ना। तो यहाँ से 1 और 3 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रहीय सीमाओं की जो अवधारणा है उसके पृथ्वी प्रणाली की सुरक्षित परिचालन सीमाओं को परिभाषित करती है। इसके संबंध में विचार करना है। ग्रहीय सीमाओं की अवधारणा को स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर द्वारा विकसित किया गया। पहला क्या होगा, 45 का पहला करेक्ट है। सेकंड, इसके अनुसार न परिभाषित सीमाओं से केवल वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग जो होते हैं और समतापी ओजोन रिक्तीकरण होते हैं, ऐसी 2 सीमाएं जिनका अभी भी तक उल्लंघन नहीं हुआ है। क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से 45 की गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए गलत है क्योंकि नवीनतम डेटा के अनुसार 9 में से 6 सीमाओं का उल्लंघन हो चुका है। केवल ओजोन जो रिक्तीकरण है, वायुमंडल एरोसोल और महासागर अम्लीकरण अभी तक यहाँ पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाल ही रिपोर्ट में बदलाव आया है, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात,
लिख सकते हो तीनों पॉइंट जो बताया अभी मैंने। महासागर अम्लीकरण ने पहली बार अपनी सुरक्षित परिचालन सीमा को पार कर लिया है। तीसरी बात करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, सी यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टेट ऑफ द करंट फेयर रिपोर्ट 2025 के बारे में विचार करना है। ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह रिपोर्ट इंटरनेशनल क्राइमोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, ICCI, ठीक है, याद रखना है, पहला गलत हो गया। सेकंड इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली क्षेत्र के बाद उद्योग के क्षेत्र में उच्चतम कवरेज है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट जो होगी ये उद्योग क्षेत्र में कवरेज के बजाय बर्फ की चादर, ग्लेशियर और परमाफ्रॉस्ट है उसके पिघलने के लिए वैज्ञानिक डेटा पर केंद्रित है। दोनों बातें गलत है। आंसर 46 का डी करेक्ट आंसर है, कोई सही नहीं है। 47 है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI के बारे में विचार करना है। यह सूचकांक देशों की जीवाश्म ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में उनकी प्रगति के स्थान के आधार पर रैंक करता है। पहला 47 का पहला करेक्ट है। सेकंड 2025 में स्वीडन पहले स्थान पर था, जबकि भारत की रैंक 2024 से 63 से गिरकर 71 हो गई, 71 हो गई। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत के रैंक में सुधार देखा गया। 2024 में भारत 63वें स्थान पर था, न कि यहाँ पर 71वें स्थान पर। यह गलत हो जाएगा, और स्वीडन अक्सर शीर्ष पर रहता है। तीसरी बात, यह मुख्य रूप से संक्रमण तत्परता पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह सूचकांक सिस्टम प्रदर्शन और संक्रमण तत्परता पर आधार रैंकिंग देता है। 1 और 3 बात यहाँ से सही है। 47 का आंसर सी। 48 देखते हैं, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के बारे में विचार करना है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026 के बारे में विचार करना है। ये जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? 48 का पहला करेक्ट है। दूसरा, ये सूचकांक चरम मौसम की घटनाओं के मानव और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत 2024 में CRI के 15वें स्थान पर था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत आमतौर पर 10 सबसे प्रभावित देशों में रहता है, जैसे कि 2021 की रिपोर्ट में 7वें स्थान पर था और 15वीं रैंक तथ्यात्मक रूप से इसकी बात गलत बता रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर 48 का ये 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है, तो ए यहाँ से करेक्ट होगा। एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जो लिखा है ना, ऊपर लिखा था 2026, ये बात याद रखना है कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2026, यहाँ पर 2025 हो गया है। ठीक है, 26 नहीं हो गया है, क्योंकि 26 अभी आया है और ये 25 तक की मैगजीन है, तो यहाँ से 2025 होगा। तो यहाँ पर जो प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर इसको सही कर सकते हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में विचार करना है। इसे जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। पहला 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कोई भी देश शीर्ष 3 में नहीं है, डेनमार्क चौथे स्थान पर है। तीसरी बात सेकंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरी तरह से अनुरूप नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर 3 स्थान खाली रखे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। और डेनमार्क चौथे स्थान पर है, सर्वश्रेष्ठ है वो। ठीक है, भारत इस वर्ष CCPI में 23वें स्थान पर आया है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत है लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन किया इसने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट घुमा के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको गलत ही करके आओगे, लेकिन इस वजह से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको लिख लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर बोला 23वें स्थान पर, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि भारत लगातार शीर्ष अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ पर शीर्ष 10 अक्सर यहाँ पर 7वें 8वें स्थान पर बना हुआ है ना, तो इस रैंक यहाँ पर गलत हो जाएगी इसकी। ये प्रदर्शन को GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा उपयोग जलवायु की नीति की श्रेणियों में मापता है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो GHG है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसमें 40%, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा में 20%, ऊर्जा उपयोग को लेकर के 20% और जलवायु नीति करके 20% यहाँ पर श्रेणियाँ होती हैं इनकी, आप लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है यहाँ से। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन घुमा सकता है इससे। आंसर क्या होगा? 1 2 4 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है, तीसरा गलत था। ठीक है, 23वें स्थान पर नहीं है, क्योंकि कितने स्थान पर है? अक्सर 7वें 8वें स्थान पर रहता है, तो सी यहाँ से आंसर है। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले कार्बन मूल्य निर्धारण और इसके साधन के संबंध में विचार करना है। स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा समूह द्वारा जारी की गई थी। पहली बात 50 का यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कार्बन टैक्स
में सरकार द्वारा अवर्णित संस्थाओं के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है इसकी सीमा तक यहाँ पर कैप निर्धारित की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर कार्बन टैक्स जो है इसके द्वारा जो सरकार द्वारा यहाँ पर अवर्णित संस्थाओं को उनकी ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए यहाँ पर शुल्क लिया जाता है और इससे कैप निर्धारित नहीं की जाती है। उस कैप में उत्सर्जन व्यापार प्रणाली की विशेषता होती है और ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली जो इमिशन ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो सिस्टम है इसके से सरकार अवर्णित संस्थाओं के उनकी ग्रीन हाउस उत्सर्जन के जो लिए शुल्क लेती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुल्क नहीं लेती है, ये बात गलत हो जाएगा। चौथा है ग्रीन कार्बन जो क्रेडिट मैकेनिज्म है इसमें स्वैच्छिक गतिविधि के माध्यम से उत्पन्न व्यापार योग्य क्रेडिट जो उत्सर्जन है उसको कम करते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। तो 1 और 4 बात इसके सिर्फ करेक्ट है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 और 4, तो बी आंसर स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से देखो 50 क्वेश्चन थे, मैंने आपको कवर कराया, ठीक है। यहाँ पर जो टॉपिक नंबर 2 था इसका, ठीक है, टॉपिक 2 यहाँ से इसका कवर हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे टॉपिक 3 थोड़ा छोटा है ना, और टॉपिक 4 भी थोड़ा सा छोटा ही है। मतलब यहाँ पे 3-4 को समराइज करके पूरा एक साथ 50 से 60 क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग जैसा रहेगा आपको मैं पूरी टॉपिक जितने होंगे सब खत्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक एक करके देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व करते रहो, जब तक मैगजीन नहीं आती है तब तक आप ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। जब मैगजीन आएगी तो ये सब चीज़ें आपकी प्लस हो जाएंगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी वहाँ से वो, ठीक है। बाकी मैगजीन से भी आपको एक एक चीज़ हम समझाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं उसमें। एंड करते हैं से इसको, विदाउट का नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी चीज़ें तो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। कुछ पीडीएफ भी रहेगा, जैसे कल वाला पीडीएफ मैंने शेयर किया है 50 क्वेश्चन का, आज वाला भी वहीं पर शेयर करूँगा मैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।